पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। ठीक है, देखिए आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको देखिए एक ब्लू कलर का लिंक यहाँ पे पिन हुआ दिख रहा होगा ऊपर एकदम स्क्रीन पे। आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप मुझे पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको सारे और लिंक्स सारे वीडियोज़ के आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। ठीक है, और आपको बता दें आपकी थ्योरेटिकल सारी क्लासेस ऑलरेडी पेपर 1, 2, 3 की कंप्लीट है। एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे रोज लाइव टेस्ट होता है एमसीक्यू सेशन का, तो वहाँ पे भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और उसके साथ में आज हम लोग शुरू करेंगे अपना अल्पसंख्यक वर्ग। ये मान के चलिए आज हम आपकी समावेशी शिक्षा की यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 3 थोड़ी सी बड़ी है तो उसको कंप्लीट करने में मे बी वीक एक हफ्ते तक लग जाए, है ना। तो ये मान के चलिए आपका 5 तक हम कोर्स कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे समावेशी शिक्षा की। और उसके बाद में कोई नया सब्जेक्ट योगा या जो भी मेरे को सही लगेगा उपयुक्त लगेगा मैं वो शुरू कर दूंगी, है ना। तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक रहने वाला है अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, ये यूनिट बहुत सिंपल सी है, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। अगर आप अपना फ़ोन कैसे, ना कि ऐसे कि बढ़िया ऐसे रखा हुआ है और आराम से यहाँ पे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन हेलो हाय सबकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप अपने फ़ोन को ऐसे ना रख करके ऐसे रख लो, कैसे, हॉरिजेंटल ऊपर से ऑटो रोटेट मोड लगा करके ऐसे रख लो और आराम से केवल स्क्रीन पे पूरा वीडियो सिर्फ चलने दो मेरा, और मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना तो भी चीज़ें बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएंगी। अगर आप मेरी इस बताए हुए मूल मंत्र को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं चीज़ें, नहीं करोगे तो फिर अपना समझो आराम से, है ना। तो देखो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और बस उसके बाद हम लाइक करने के लिए भी नहीं कहेंगे, फिर जब आप क्लास से जाइएगा तब लाइक करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो इसलिए सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से सुनेंगे इतनी सिंपल लैंग्वेज है, इतनी ईजी लैंग्वेज है कि बहुत आराम से समझ में आने वाली है। सबसे पहले तो ये जानो कि माइनॉरिटीज़ ग्रुप क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होते हैं। देखो जैसा कि सबको पता है जो अपना भारत देश है ना, यहाँ पे सिर्फ ऐसा तो नहीं एक ही जाति एक ही धर्म के लोग रहते हैं, विविध विविध जाति विविध विविध प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, यानी अनेकता में एकता है अपने राष्ट्र में। तो भारत में विविध धर्मों संप्रदायों एवं जातियों के लोग निवास करते हैं। यह भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता का द्योतक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले अधिक लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ हिंदू लोगों को अधिक प्रमुखता दी जाती है, चाहे वे किसी भी जाति अथवा वर्ग के ही क्यों ना हो। इन लोगों को संविधान के द्वारा कुछ सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। अन्य धर्मों के संप्रदायों एवं जातियों के लोग यहाँ कम संख्या में हैं, अतः इनकी संख्या कम होने के कारण इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। देखिए जिस धर्म के लोग बहुत हैं, है ना, तो उनके लिए तो कुछ विशेष चीज़ें नहीं है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, तो इसलिए उनको मान सम्मान को ठेस न पहुँचे, चीज़ें ब्लंडर्स ना हो, तो इस वजह से उनको कुछ विशेष उनके साथ में संविधान में अनुच्छेद हैं, सब बातें हैं, है ना। तो देखो अल्पसंख्यक शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है, सबसे पहले अल्प और दूसरा है संख्यक। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, है ना, और संख्यक का अर्थ क्या होता है आपका संख्या वाले, यानी थोड़ी संख्या वाले। इस प्रकार थोड़ी संख्या वाले लोगों को क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। आगे बात समझ में सबको कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि बात करें, जब किसी देश में एक धर्म जाति या संप्रदाय के लोगों की तुलना में दूसरे जाति या संप्रदायों के लोगों की संख्या कम हो तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। इस दृष्टि से भारत में हिंदू धर्म के अतिरिक्त मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म आदि लोगों की संख्या में बहुत ही कम है, जिसके कारण इन्हें अल्पसंख्यक कहकर पुकारा जाता है। विश्व में कई देश हैं अल्पसंख्यक होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों को भेदभाव से बचाने के लिए संविधान में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके साथ ही उनके शिक्षा के लिए भी विशिष्ट उपाय किए गए हैं। अब अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता का महत्व क्या है कि राष्ट्र के विकास एवं एकता के लिए इन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। कि ऐसा तो है नहीं कि जो अल्पसंख्यक नहीं है, है ना, यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं बहुसंख्यक लोग हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ा लिखा दो तो राष्ट्र क्या हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, अपना इंडिया कैसा, अपना कंट्री कैसा बन जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ऐसा नहीं, हम लोग क्या प्रणाली अपनाएं, जन शिक्षा की। तो जन शिक्षा में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी ना छूटे, और साथ में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको उनके साथ ना किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे एक्ट हैं जो बनाए गए हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के लिए भी इनको शिक्षित करना आवश्यक है। सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनको शिक्षित करना आवश्यक है। शिक्षा में समानता के स्तर को लाने एवं उसे बनाए रखने के लिए इन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
की आवश्यकता है। अधिकारों व कर्तव्यों के संदर्भ में ज्ञान देने के लिए इनको शिक्षित करना आवश्यक है। साथ में प्रजातंत्र की सफलता एवं समाजवाद की स्थापना के लिए इनको शिक्षित करना अति आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कि अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा, यहाँ से आपको मेन समझ में आएगा। देखिए धारा 29(2) में क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, प्रगति, जाति, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 30(1) में क्या कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 30(2) में क्या कहा गया है कि राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है, चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा। आई बात समझ में। फिर देखिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई समिति ने सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रावधान को समाप्त कर मुस्लिम, भारतीय, ईसाइयों तथा अनुसूचित जातियों के लिए 10 वर्ष तक केंद्र व प्रांतीय व्यवस्थापित सभाओं में सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। संविधान निर्माण सभा ने अल्पसंख्यक समिति के इस सुझाव को मान्यता देकर इसे जारी रखने का सुझाव दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता में अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने पर भी बल दिया। ठीक है, देख रहे हैं कितना सिंपल सा टॉपिक है एकदम। अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु की गई जो घोषणाएं थी वो क्या थी। सबसे पहले ये थी कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाएं क्या होंगे, स्वयं चलाएंगे, परंतु इन संस्थाओं का पाठ्यक्रम राज्य सरकार निश्चित करेगी। मतलब ये लोग अपनी शिक्षण संस्थाएं तो खुद चलाएंगे, लेकिन जो इनका सिलेबस होगा, जो चीज़ें होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थाओं को खोलने की प्राथमिकता भी दी जाएगी। साथ में अब देखिए सरकार द्वारा इस वर्ग हेतु क्या क्या प्रयास किए गए। देखो प्रयास तो बहुत सारे, जो मेन है वो समझ लो आप कि इनके क्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर में विद्यालय को खोलने की प्राथमिकता दी जा रही है। साथ में इनको मान्यता देने में नरमी बढ़ती जा रही है। इनके लिए क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनकी वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, यानी जो आपके हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, इनको आरक्षण की एवं आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनको शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया। इनके बालकों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है। इनको बालकों को विभिन्न कोर्सों में आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण का मतलब ऐसे होता है जैसे मान लीजिए आपसे जनरल कैटेगरी के हैं या जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं ना, मान लीजिए उनको कुछ कम परसेंटेज भी जो होता है या कुछ कम भी होती हैं चीज़ें, तो उनको एडमिशन मिल जाता है, उनको जॉब भी, इवन उसमें भी उनको आरक्षण दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों से दूर ना रह पाए, उनके साथ भेदभाव ना हो, वो पिछड़े ना रह जाए। इस वजह से इस वर्ग के बालकों के लिए छात्रवृत्तियों की तो व्यवस्था की ही जाती है। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अलग अलग शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब देखो अब आपको पढ़ना है सामाजिक मलिन बस्तियों में बालिकाएं, यानी गर्ल्स इन सोशल स्लम एरियाज। देखिए भारत की सामाजिक संरचना के संदर्भ में बालिका से संबंधित शिक्षा एवं उनका विकास एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत अध्ययन का पहलू है। प्राचीन काल से बालिकाओं को अनेक प्रकार के सामाजिक बंधनों में ही अपना विकास करना पड़ता था। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी जो गर्ल्स एजुकेशन है, भले बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को छूट दी जा रही है हर चीज़ में, इवन आप लोगों को देखो, हम लोगों को सबको आरक्षण भी मिल रहा है जितनी भी गर्ल्स हैं। देखो ये अपने आप में एक अल्टीमेट बात है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसी अभी भी चीज़ें हैं जो जिनसे जो बालिकाएं हैं उनको अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा है। वो अभी भी एकदम वैसे ही जीवन यापन कर रहे हैं जैसे उनके साथ पहले होता था। स्वतंत्रता के बाद साक्षरता दर में बालिकाओं के संदर्भ में काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, सुधार हुआ है। भारत में लड़कियों की शिक्षा का स्तर अब सुधर रहा है, लेकिन वैदिक काल की यदि बात करें 3000 वर्ष पहले भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी उच्च थी। पता है उस समय जब वैदिक काल की अगर आप बात करो यानी कि लगभग 600 से 1000 ईसा पूर्व पे आओ, अगर आप वैदिक काल में आ जाओ ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के टाइम पे, तो आप पाएंगे कि जो लड़कियां थीं, जो औरतें थीं, उनको हवन, जप, मंत्र, तंत्र ये सब करने का भी सब सीन था। बाद में ये स्थितियां खराब हुई हैं लड़कियों के, है ना, अब फिर से सुधर रही है।
उस समय उनको सामाजिक हैसियत वैसी ही प्राप्त थी जैसे पुरुषों को। वैदिक साहित्य में यह वर्णन है कि एक लड़की को भी बड़े प्रयत्नों एवं देखभाल के साथ शिक्षित करके उनका विकास किया जाना चाहिए। अब 6 से 14 साल की सभी लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी कर दिया गया है। अब देखो, इनके जो मलिन बस्तियों में रहने वाली लड़कियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, इनके साथ में दिक्कत क्या थी? सबसे पहले शारीरिक विकास इनका ठीक से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसका कारण होता है जो इनके माता पिता या कह सकते हैं परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन होता है ना, और मलिन वातावरण, यानी कि जो इनका इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो बालिकाओं के पोषण एवं कैलोरी की कमी के कारण उनके शारीरिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। भोजन में निम्न कैलोरी एवं पोषक तत्व उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ में मानसिक विकास की यदि बात की जाए तो इनके अंतर्गत यानी बालिकाओं की जो रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, विकास आता है। यह सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आपने ये लाइन सुनी भी होगी ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। लेकिन जब शरीर ही नहीं स्वस्थ होगा, जब उनको पोषण तत्व ही नहीं मिलेंगे, तो फिर मस्तिष्क भी उनका स्वस्थ कैसे रहेगा, है ना। उसके बाद में सामाजिक विकास की यदि बात करें तो बालिकाओं का सामाजिक विकास सामान्य बालिकाओं की तुलना में कम हो पाता है। इसका प्रमुख कारण इनका एक निश्चित क्षेत्र विशेष में वास तथा अन्य क्षेत्रों से संपर्क न हो पाना। फिर देखिए, संवेगात्मक विकास की यदि बात करें तो सभी वर्गों की बालिकाओं में संवेगात्मक विकास होता है। सभी में कुछ महत्वपूर्ण संवेग जैसे क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, सहयोग, भय आदि बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। बालिकाओं के संवेगों पर विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मलिन बस्तियों की बालिकाओं पर संवेगात्मक विकास भी उनके रहन सहन तथा वातावरण के अनुसार ही होता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो बहुत सबसे एक जटिल समस्या है कि ऐसे बच्चियों को, इनके लिए ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, लेकिन फिर भी इनको जो एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसा उन परिवारों में क्या होता है कि जुआ खेलना, शराब पीना तथा अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण ऐसा होता है ना। जब आप ये सोचिए, जब आप पेरेंट्स ही अगर नहीं अच्छे हैं, आप कह सकते हैं, है ना, आपकी मतलब पेरेंट्स ही नहीं सही है, यानी कि उनका इन्वायरमेंट ही अगर ख़राब है, तो फिर उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती अच्छी। ठीक, ये एक बहुत गंभीर विषय है और सब अपने आप को बहुत लकी मानो कि आप ऐसी जगह पे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास वो सब सुविधाएं हैं, है ना, वो सब एलिजिबिलिटीज़ हैं, आप पूरा कर सकते हैं उनको और एक बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ऐसे बच्चियों के बारे में अगर आप एक बार भी सोचोगे ना तो रूह कांप जाएगी। सिर्फ सोच के देखो, देखने को तो बहुत दूर, अगर आपको कभी देखना भी है ना तो एक वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्लम एरियाज कैसे होते हैं। रूह ना कांप जाए तो आप हमसे कहिएगा ऐसे बच्चे। आप सोचो, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बहुत इमोशनल हो गए, मतलब एक बहुत सैड फीलिंग आ रही है। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर अगर कुछ कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे ऐसे बच्चियों के लिए, है ना। और ना सिर्फ हम बल्कि आप लोगों को भी, यानी हम सबको मिलके एक प्रयास करना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर सारी जिम्मेदारियां सरकार की ही नहीं है ना, अगर हम सब लोग भी ऐसा कुछ कर पाएंगे तो ज़रूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। फिर देखिए, स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो मलिन बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं का स्वास्थ्य सामान्य बालिकाओं की अपेक्षा निम्न होता है। बीमारियों एवं रोगों से ग्रसित होने की संभावना अत्यधिक होती है। सामान्यतः उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। बचपन से ही उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं तथा परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य भी करना पड़ता है। उनके काम के घंटे अधिक होते हैं तथा शीघ्र ही वे विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तथा स्वास्थ्य प्रायः चिकित्सा के अभाव में खराब ही रहता है। फिर देखिए, शोषण भी इनका बहुत होता है। कैसे? देखो, मलिन बस्तियों की बालिकाओं का शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इनका शोषण बाहरी व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंधी भी करते हैं। इन बस्तियों में बालिकाओं का दैहिक शोषण अत्यधिक होता है। इन बस्तियों में घरेलू हिंसा आम बात होती है। इनकी अशिक्षा, अस्वस्थ सामाजिक संवेगात्मक पिछड़ापन ही इनका शोषण का कारण होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर की बात की जाए तो इनमें निवास करने वाली बालिकाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर सामान्य बालिकाओं से भिन्न होता है। इन बालिकाओं का सामाजिक स्तर निम्न होता है। घरेलू कार्य एवं पढ़ाई का बोझ इन्हें एक साथ करना पड़ता है, जिससे विद्यालय एवं समाज में उनका स्थान नहीं बन पाता। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण उनकी आवश्यकताएं समुचित रूप से पूर्ण नहीं हो पाती हैं तथा इनका आर्थिक स्तर भी निम्न ही रहता है ना। अब इनकी समस्याओं के यदि समाधान की बात करें तो सबसे पहले तो इनको पोषण एवं खाद्यान्न का, देखो मेन क्या है, मेन जब उनको बढ़िया से आप खाना पीना की व्यवस्था अच्छी हो जाए, है ना, अगर उनको प्रॉपर कह सकते हैं, अगर आप एक टाइम 2 टाइम की प्रॉपर डाइट मिल जाए अगर,
तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो सीधी सी बात है कि उनका जो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो फिर वो चीज़ों को सोच पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद में देखो, रोजगार हेतु यदि प्रयास की बात की जाए तो इन परिवारों, इसीलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाए गए थे, है ना। स्किल इंडिया प्रोग्राम में देखो कितना ज़्यादा स्किल बेस्ड कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें कि ये सब लोग सीखें, करें कुछ समथिंग न्यू, है ना। इन परिवारों के पिछड़ेपन का कारण बेरोजगारी होती है। मेन चीज़ क्या है, बेरोजगारी के कारण ही अशिक्षा तथा बालिकाओं में सामाजिक पिछड़ापन व्यक्त है। बालिकाएं परिवार के भरण पोषण हेतु कार्य करती हैं तथा परिवार के मुख्य सदस्य की इतनी आय नहीं होती अथवा वर्ष भर रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सरकार को ऐसे परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात करना चाहिए तथा उचित रूप से एक वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। इनको जगह जगह पर मानसिक यानी कि मंथली कैंप लगवाने चाहिए, है ना। वहाँ के बच्चों के टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट के बाद में देखना चाहिए कि आखिर अभी भी उनके कहाँ कमी आ रही है, क्या चीज़ें हो रही। पुनर्वास यानी आवास की व्यवस्था जो होनी चाहिए, है ना। वहाँ पे जैसे जल है, ग्राउंड है, मतलब ऐसी चीज़ें बनवानी चाहिए। सो ये सब चीज़ें। आर्थिक योग्यता यानी फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज़ की यदि बात की जाए तो इन्हें भूमि अधिकार तथा धन संग्रह की आज्ञा नहीं दी गई। इन्हें बचा हुआ जूठा भोजन, त्याज्य वस्तुएं तथा फटे पुराने वस्त्र दिए जाते थे। इन्हें खेती करने, व्यापार चलाने या शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इनका कार्य था मलमूत्र उठाना, सफाई करना, मरे हुए पशुओं को उठाना। सामाजिक अयोग्यता की यदि बात की जाए तो सार्वजनिक, देखिए वेट फॉर अ मिनट, ओके। देखिए, स्वर्ण हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क पर रोक थी। दलित परिवारों को अछूत माना जाता था। शिक्षा तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से इनको वंचित रखा जाता था। अब यदि दलित परिवारों के बच्चों एवं उनका मनोमानसिक विकास की यदि बात की जाए तो देखिए, दलित परिवार के बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे कुपोषण के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे बाल्यावस्था से ही अपनी निम्न सामाजिक स्थिति को पहचान लेते हैं। शैशवावस्था व बाल्यावस्था में इन बालकों को जो वातावरण दिया जाता है उसका प्रभाव उनके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर जीवन भर रहता है। 6 वर्ष की आयु से बच्चे में मनोसामाजिक स्थिति विकसित होने लगती है तथा 8 वर्ष की आयु तक परिपक्व हो जाती है, जिसका प्रभाव बालक की शैक्षिक कठिनाइयों में एवं उसके व्यक्तित्व पर परिलक्षित होता है। मतलब बच्चे को छोटे से ही पता चल जाता है कि यार हम ना मतलब ऐसे घर से हैं तो हम कहाँ ये कर पाएंगे, कहाँ वो कर पाएंगे, है ना। इस वजह से दलित बालकों का व्यक्तित्व, दलित परिवार के बच्चे अपनी असफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। वे स्वयं अपनी कड़ी आलोचना करते हैं। इनका आत्म प्रत्यय अत्यंत निम्न होता है। सामाजिक चिंता के कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं पनपती। इन बच्चों की सक्रियता स्तर भी निम्न होता है। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। सामाजिक सम्मान पाने की चिंता में हमेशा लगे रहते हैं, है ना। इनको हमेशा ऐसा फील होता है कि हमें सम्मान कैसे मिलेगा। दलित परिवार के बच्चे अधिकांशतः भाग्यवादी होते हैं तथा अंधपूर्ण व्यवहार करते हैं। उसके बाद में सामान्यतः ये अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और प्रयासों को नहीं देते। इनका मानना है कि ईश्वर की कृपा, शिक्षकों की दया या सौभाग्य से हमें सफलता मिलती है। ये बालक अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन अत्यंत कठोर तरीके से करते हैं। दलित परिवार के बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। नकारात्मक स्वमूल्यांकन के कारण इन बच्चों में सामाजिक चिंताएं भी पनपती हैं। अब ऐसे बच्चों में ना क्या होता है, जो शैक्षिक सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं वो क्या आती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा होता है मेन कि दलित परिवारों के बच्चों के सामने शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई रोल मॉडल नहीं होता, क्योंकि इनकी आय, भौतिक वस्तुएं एवं व्यावसायिक स्तर के संबंध में इनकी आकांक्षा स्तर बहुत भिन्न होता है। इन बच्चों का आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यय का स्तर भी अत्यंत निम्न होता है। इसलिए इनकी शैक्षिक उपलब्धि के प्रति भी कोई विशेष आकांक्षा नहीं होती। असफलता के डर से ये बच्चे शिक्षण कार्य आरंभ ही नहीं करते। परिवार की गुणवत्ता रहित अंतःक्रिया तथा संज्ञानात्मक व भाषाई कौशल के अपर्याप्त विकास का असर इन बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। अशिक्षित माता पिता के संकीर्ण विचारों के कारण इन बालकों की शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। दलित परिवार के बच्चे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाल्यावस्था को ही मजदूरी व दूसरों के घरों में काम करते हैं, जिससे उनके पास शिक्षण कार्य करने के लिए समय ही नहीं रहता। दलित बच्चों के माता पिता अशिक्षित होने के कारण अपने बच्चों को कोई शैक्षिक प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, जिससे इन बच्चों का बौद्धिक विकास स्थिर हो जाता है। देखिए, बात मेन ये होती है ना कि जब पेरेंट्स ही अनएजुकेटेड हैं, आप कह सकते हैं, तो फिर वो ना एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वजह से जो बच्चा है वो भी डीमोटिवेट रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सबसे बड़ा प्रयास क्या करना होगा, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, है ना। अगर बच्चा एक बार मोटिवेट हो गया ना तो फिर वो कुछ भी कर सकता है।
यहाँ से होती है हम लोगों की यूनिट कंप्लीट। कैसा लग रहा है आपको यूनिट 2 कंप्लीट करके? बस 2 यूनिट और बची हैं। 3rd यूनिट आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी, 4th यूनिट एकदम स्मॉल होगी। हम लोग 10 दिन के अंदर अपना ये कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, समावेशी शिक्षा 10 से 12 दिन में। और बाकी PDF ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार सेशन को लाइक कर देना है फटाफट से, है ना। इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। आपको एक टारगेट दिया गया है कि फेब में आपको 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। हमको तो नहीं लग रहा है, अगर लेकिन लग भी रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद आप लोग कुछ करें, है ना। हो सकता है तो हो भी सकता है, और आप लोग अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होगा। सब कुछ आप लोगों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलते हैं फिर, है ना। बाकी लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स मेन ये मान के चलिए मोटिवेशन होते हैं मेरे लिए, है ना। तो मेरे लिए अगर अब आप पूछेंगे कि मैम आपके लिए अभी प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आप रोज़ थैंक यू मैम भी लिखते हैं ना, तो हम जब आपको हार्ट दे रहे होते हैं तो हमको बहुत हैप्पीनेस होती है, बहुत अच्छा फील करते हैं हम, ठीक है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फटाफट से लिख दो भाई अपनों के लिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।